Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior getting the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. आई होप कि कल का द हिंदू देख लिया होगा तुम लोगों ने, क्योंकि इट इज एसेंशियल कि कल हम लोगों ने रशिया यूक्रेन को बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में समझा विद रिस्पेक्ट टू द पोलैंड, नेटो एंड ऑल। ठीक है, आज के जो एनालिसिस है वो ऐसा नहीं है कि जिसकी दिसंबर में एग्जाम है तो ये नहीं आ सकते टॉपिक्स, क्योंकि 18 नवंबर हो चुका है आज, ये काफी पुराना था तो वो लिंक होके आएगा कहीं ना कहीं। और ये सीए लीगल के टॉपिक्स बहुत सारे आज ओवरलैप करेंगे एक दूसरे में, और कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स होते ही रहते थे पहले भी जो हम लोगों ने इनकेस अगर मिस कर दिया हो तो कवर हो जाएगा। ठीक है, नार्को टेस्ट, ये जो नार्को टेस्ट है ये बेसिकली सीए और लीगल का टॉपिक है। और ये आया क्यों न्यूज में, क्योंकि अभी न्यूज में क्यों आया, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि हाँ ठीक है आप नार्को करवा लो। ठीक है, इन दैट केस। एंड सेकंड इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये तो बहुत दिनों से चल रहा था न्यूज में, कोई नई बात नहीं है, बट आज एक टॉपिक आया है, सो आई थॉट कि इसको भी कवर कर लेते हैं इनकेस अगर इकोनॉमी वाले सेक्शन में आपको ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना, यू विल बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर थिंग। थर्ड इज अबाउट द बोरियल फॉरेस्ट। इस बार बहुत एनवायरमेंट हुआ है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एनिमल्स इन द एनवायरमेंट, IUCN, यूनेस्को। तो एक बार आई विल गिव यू द ऑल द टॉपिक्स जिसपे हम लोगों ने बहुत बातें की हैं पहले भी, और आज भी एक टॉपिक देख के जाएंगे ताकि आप लोग जब रिवाइज करो तो उस पर फोकस ऑन कर सको, राइट। और अभी का जो टाइम है प्लीज गिव योर टाइम इन रिवीजन ऑल्सो, कि जैसे बोरियल फॉरेस्ट पढ़ रहे हो तो इसके साथ चीजों को रिवाइज भी करते रहा करो। जैसे कल हम लोगों ने रशिया यूक्रेन का पोलैंड रिस्पेक्ट में देखा, तो आपका क्या काम है कि एक बार एपिसोड बन जाके देखना है, नेटो कवर कर देना है पूरा, रशिया यूक्रेन वाला पूरा एस्पेक्ट कंप्लीट कर लेना है, तो कुछ छोड़ो मत अभी रिवाइज करने के लिए। अभी एक ऐसा टाइम है कि अभी से रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो लास्ट का टाइम का जो प्रेशर होता है ना वो कम हो पाएगा, और अब ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है। इट इज नाउ 30 डेज टू क्लैट, डॉट 30 डेज है क्लैट में, तो प्लीज फोकस, मैथ सॉल्व करो, लीगल सॉल्व करो, पुराने मॉक्स दोबारा से दो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग क्लैट। फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव हुआ है, इसको भी फोकस करेंगे। और व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में आज के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिना देखे मत जाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स हमारे आज के। सबसे पहले है नार्को टेस्ट। क्यों न्यूज में है कि दिल्ली हाईकोर्ट रिसेंटली ऑर्डर नार्को टेस्ट फॉर आफ्ताब अमीन पूनावाला इन द श्रद्धा वॉलकर किलिंग केस। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे उसकी इमेजेस वायरल हो रही हैं, ये 35 पीसेस में उसने काट दिया 6 महीने पहले, एंड ऑल बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी, रिलीजियस नॉन रिलीजियस कॉन्ट्रोवर्सी उसमें क्रिएट हो रही है, उस पर मत जाओ। ठीक है, अभी काम क्या है, नार्को एनालिसिस। अब ये नार्को एनालिसिस जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा सीए प्लस लीगल दोनों के एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब ध्यान दो इस पर, सर सीए में तो डायरेक्टली पूछेगा, इसमें तो कोई हिसाब किताब है नहीं। लीगल में अब दिल्ली हाईकोर्ट की जब बात आएगी, एक काम करो पहले हम दिल्ली हाईकोर्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक वर्डिक्ट आई थी जिसका नाम है स्प्लिट वर्डिक्ट। ठीक है, स्प्लिट वर्डिक्ट आई थी, और ये वर्डिक्ट आई थी मैरिटल रेप पे, मैरिटल रेप पे। तो ये चीज भी देखना है, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो। हम लोगों ने कवर भी किया है पहले कि दिल्ली हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच था, उसने मैरिटल रेप पे 1:1 का जजमेंट दिया, इस पे भी बातें की। तो ऐसे ऐसी चीजों को पकड़ो, डोंट लीव द थिंग्स बिहाइंड। नार्को है तो केवल नार्को पढ़ना, दिल्ली हाईकोर्ट है स्प्लिट वर्डिक्ट रिवाइज कर लो एक बार ना, साथ में दोनों काम हो जाएगा। नाउ दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है कि नार्को टेस्ट फॉर आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को किया जाएगा, एंड श्रद्धा वालकर मर्डर केस था वो। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं हमारे लिए फैक्ट्स क्या हैं, क्या प्रोविजंस है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस क्या है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। नार्को एनालिसिस है क्या, देखो नार्को एनालिसिस में क्या होता है कि आपको एक दवाई दी जाती है लिक्विड फॉर्म, वो आपको दिया जाता है, वो उसको आपको इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसके वो सेडेटिव का काम करती है बेसिकली, जिसमें आपके जितने भी होशो हवास अनकॉन्शियस हो जाते हो, जो पूछोगे सब सही बताओगे, राइट। इट्स लाइक अ लिकर। चल नार्को एनालिसिस टेस्ट ड्यूरिंग कॉल्ड द सोडियम पेंटोथल। सोडियम पेंटोथल, इसका नाम याद रखना कि सर नार्को में कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है सेडेटिव के तौर पे इंजेक्ट करने के लिए, सोडियम पेंटोथल। ठीक है, बॉडी ऑफ द अक्यूज्ड व्हिच ट्रांसपोर्ट्स देम टू hypnotic और sedative state in which their imagination is neutralized। मतलब आप सही गलत में फर्क नहीं करते उस टाइम पे, जो है वही बोलते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया तो आप सोचने की अवस्था में रहते ही नहीं हो इसके देने के बाद। नार्को एनालिसिस
तो सर इसमें कुछ कुछ याद होना चाहिए, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन और राइट अगेंस्ट प्राइवेसी एंटर करेगा यहीं पे, उसको भी देखेंगे। पहले जानते हैं नार्को एनालिसिस में एग्जैक्टली होता क्या है। तो जान लिया कि किस इसमें इंजेक्शन का यूज हो रहा है, सोडियम पेंटोथल, ठीक है, एज अ सेडेटिव काम करता है। इन दिस हिप्नोटिक स्टेट द अक्यूज्ड इज अंडरस्टूड एज बीइंग इनकैपेबल ऑफ लाइंग, झूठ बोलने की हालत में रहता ही नहीं है इंसान, वो सही गलत में फर्क नहीं कर रहा है, जो है वो डॉट बताएगा, ठीक है। सोडियम पेंटोथल, ये फिर सोडियम थियोपेंटल, ये दोनों नाम याद रखना, सोडियम पेंटोथल, सोडियम थियोपेंटल। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस DULLB, क्लैट, आईलेट, सिम्बी, MHSET, BVP, कोई भी एग्जाम पूछ सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। सोडियम पेंटोथल और सोडियम थियोपेंटल इज अ फास्ट एक्टिंग शॉर्ट ड्यूरेशन एंटी एनेस्थेटिक which is used in large doses to sedate the patient during the surgery। बेसिकली सर्जरी के टाइम पे सेडेटिव के तौर पे यूज किया जाता है, और अभी इस टाइम पे ये दिया जाता है कि भाई दे दो, कुछ तो सही बोलेगा, और ये हमेशा नहीं दिया जा सकता, इसके भी बहुत बड़े बड़े प्रोविजंस हैं। उसके बाद बिकॉज द ड्रग इज बिलीव टू वीकन द सब्जेक्ट रिजॉल्व टू लाई, इट इज समटाइम रेफर्ड एज ट्रूथ सीरम, कि भाई झूठ बोलने की अवस्था में ही नहीं रहोगे तो उसको क्या बोलेगा, सच ही बोलेगा हमेशा, तो ट्रुथ सीरम की तरह से इसको कहा जाता है। एंड इज सेड टू हैव बीन यूज्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे भी यूज हुआ है। तो पूछा जा सकता है ट्रुथ सीरम क्या होता है, इसमें किस इंजेक्शन का यूज होता है या किस दवाई का यूज होता है, तो सोडियम पेंटोथल, ये चीजें पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट। तो बहुत सारी चीजें होती है, पॉलीग्राफ उतना रिलायबल नहीं होता जितना नार्को होता है, क्योंकि पॉलीग्राफ में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को आप अल्टर कर सकते हो, लेकिन बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को नहीं। ठीक है, बहुत लोग तो भाई उसमें भी झूठ बोल जाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे लेवल का आपको चाहिए कंट्रोल सेल्फ बॉडी पे। A polygraph test is based on the assumption that physiology responses that are triggered when a person is lying are different from they would be otherwise। मतलब कि जब आप झूठ बोल रहे हो तब आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होगी, और जब आप सही बता रहे हो तब बॉडी लैंग्वेज कुछ और होगी। मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर डिसाइड होगा, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज जैसी रहेगी उस हिसाब से आप रिएक्शन करोगे। Polygraph test does not involve injecting drugs into the body, rather instruments like cardio cuffs, sensitive electrodes and attached to the suspect and variables such as blood pressure, pulse rate, respiration। बहुत सारी मूवीज में देखा होगा ऐसा, ऐसी चीजें होती रहती हैं, ठीक है, जिसमें पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है। And one of the movies in not in my mind exactly, I am very bad at remembering the name of the movies, तो मूवी में भी इंडियन मूवी, इट इज वेरी रिसेंट मूवी, तो इसमें एक्चुअली दैट पर्सन ऑफ मिर्जापुर लाइक मुन्ना भैया, राइट, एंड ही वाज इन द मूवी, एंड अब वाज द अपोजिट ऑफ दैट गुड्डू भैयास ब्रदर, तो वो इसी मूवी में रहता है। फिर उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट की जाती है जिसमें उसको ही जस्ट टेक आउट द पॉलीग्राफी टेस्ट, बट शी वाज नॉट कॉट इन दैट वेरी पर्टिकुलर टेस्ट। तो इसलिए मैंने कहा कि पॉलीग्राफी टेस्ट को स्केप करना बहुत आसान होता है, आप कर सकते हो इजिली इफ़ यू हैव सफिशिएंट बॉडी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, ठीक है। अगर सफिशिएंट बॉडी कंट्रोल है तभी आप पॉलीग्राफी टेस्ट को बाईपास कर पाओगे, और नार्को को बाईपास करना जस्ट इक्वल टू इम्पॉसिबल। बट उसके लिए भी बहुत करोड़ में से कोई एक आदमी होगा जिसकी इतनी अच्छी सिलेक्टिव पावर होगी कि वो उसको भी बाईपास कर ले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आई वाज टॉकिंग अबाउट द सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें यही बताया गया था कि जो लाई डिटेक्टर रहता है शुड बी एडमिनिस्टर्ड एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट ऑफ द एक्यूज्ड। एक्चुअली देखो, अभी बहुत लोगों के दिमाग में एक पार्ट भी आया होगा कि सर इस केस में फिर कोर्ट ने कैसे ऑर्डर कर दिया। तो कोर्ट ने तब ऑर्डर किया जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सफिशिएंट गाइडलाइंस दी है कि हम इसका क्यों यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, उसके जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे, क्या ग्रेविटी है सर्कमस्टांसेस की, वो जो पर्सन है उसका क्या है, और कंसेंट लेने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो यू जस्ट गॉट मी विद माई सरकास्टिक स्माइल कि हाँ कंसेंट लेने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसेंट नहीं ले रहे हो मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 वॉयलेट कर रहे हो, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द फंडामेंटल राइट, प्लस आर्टिकल 21 भी वॉयलेट कर रहे हो। और इसके साथ हम एक रूल बताएंगे आपको जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी। जैसे हम ये पढ़ रहे हैं अभी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से, ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नार्को, ठीक है, नार्को पढ़ रहे हैं रिस्पेक्ट टू दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, दिल्ली हाई कोर्ट की जब बात करेंगे तो उसमें पहला एस्पेक्ट आता है जो लिंक बनेगा, दैट इज द स्प्लिट वर्डिक्ट।
सर किस चीज का स्प्लिट वर्डिक्ट? तो स्प्लिट वर्डिक्ट ऑफ मैरिटल रेप, मैरिटल रेप, ठीक है। और ये टॉपिक जो है वो सीए प्लस लीगल दोनों में ऐड ऑन हो जाता है। अब आगे बात करेंगे सर ये क्या क्या और लेवल पे घटेगा। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। फिर आएगा आर्टिकल 21 जिसे हम कहते हैं राइट टू प्रिवेसी। उसका जजमेंट किसने लिखा था? DY चंद्रचूड़, जो कि इंडिया के 50th CJI है, ठीक है। इतना तो पता ही है सबको। अब इसमें और क्या क्या कनेक्ट हो सकता है सर ये देख लेते हैं। अब राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट KS पुट्टास्वामी, ये चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं इसको। इस दोनों की जब बात करेंगे तो एक आता है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 का, जिसमें जो कि प्रिजनर्स एक्ट है तुम्हारा 1920 का, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है इसमें। इसमें क्या था कि आपका डेटा लिया जाएगा विच इज अगेंस्ट आर्टिकल 21, और डेटा कौन लेगा? CCTNS, क्रिमिनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क सिस्टम एंड NCRB। कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने? हम लोगों ने स्टार्ट किया था नार्को से। नार्को से 20 पे गए, 21 पे गए, फिर दिल्ली हाई कोर्ट, फिर प्रिजनर्स, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट, फिर उसके बाद आगे गए यहाँ पर डेटास पे आर्टिकल 21, CCTNS एंड NCRB। इस चीज के लिए अगर किसी को भी डाउट हो कि सर ये क्या है, एपिसोड 4 पढ़ लेना, मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है एपिसोड 4 में, तो वहां से इसको कनेक्ट कर लेना। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से इसकी चीजों को डाइवोर्स करके देखना बंद करो। चलिए अब आते हैं सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, देख लिया। अब इसके बाद ह्यूमन राइट्स भी आएगा भाई, मानवाधिकार, टेस्ट ऑन अक्यूज, ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने पब्लिश भी किया था 2000 में कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए गाइडलाइंस। केसेस क्या है? नार्को एनालिसिस टेस्ट वाज नोटेबली बहुत जगह यूज हुआ है। अब्दुल करीम तेलगी फेक स्टैम्प पेपर स्कैम, ये केस जरूर देखना जब भी लॉ स्कूल में आओगे, ये केस सबसे पहले आएगा। अब्दुल करीम तेलगी केस, ये बहुत फेमस केस था, पॉलिटिकल केस था ये। इस पे सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि भाई क्या है ये, ठीक है, और लैक ऑफ एविडेंस पे छूटा वो पर्सन। फिर उसके बाद निठारी के लिंक्स आया था, फिर 2611 मुंबई, ठीक है वो, यस, फिर 2611, फिर उसके बाद गुजरात राइट्स। इस टाइप में बड़े बड़े केसेस में जहाँ पर लगता है कि हाँ पब्लिक हार्म है, वी शुड टेक ऑन। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 देख लिया अभी जस्ट, राइट टू प्राइवेसी और राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब जो टॉपिक्स हैं ये याद करने वाले टॉपिक्स हैं, और ये आईलेट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉडी कौन सी है? NIF इज एन इन्वेस्टर ओन फंड मैनेजर एंकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज कोलैबोरेशन बाय लीडिंग द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर्स। इंडियन गवर्नमेंट का 49% स्टेक होता है NIF में, मतलब ये ओनर बिल्कुल भी नहीं है। अगर 50 से ज्यादा होगा तो विद द रेस्ट हेल्ड बाय द मार्क्यू फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ये देख लेना, ठीक है। NIF में ऐसी ऐसी चीजें आपको घूम फिर के मिलती है व्हेन इट कम्स टू द आईलेट क्लैट, लाइट आईलेट जी के। हिस्ट्री क्या है? ये 2015 में बना था, 40,000 करोड़ का प्लांट, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। फंड मैनेजमेंट 3 तरीके से होगा, मास्टर फंड होगा, एक फंड ऑफ फंड्स होगा, और स्ट्रेटेजिक फंड होगा। इसको बस याद करना ही करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। जहां पर समझाया जा सकता था, चीजों को ऐड ऑन किया सकता, मैंने किया आपके सामने, राइट। चलो आगे देखते हैं क्या है। बोरियल फॉरेस्ट, देखो अब बोरियल फॉरेस्ट से पहले जाने से पहले आई वांट योर अटेंशन हियर, और ये समझो कि एनवायरनमेंट में इस बार कितने कितने टाइप से क्वेश्चंस घूमेंगे, और क्या क्या तुमने पहले पढ़ लिया है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है, ये न्यूज में है अभी। तो सर इसमें क्या ही जुड़ेगा नया, अभी दिखाते हैं कितनी सारी चीजें जुड़ जाएंगी। है किसका टॉपिक ये? एनवायरनमेंट का, ठीक है। एनवायरनमेंट का नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में यूनेस्को का नाम आ जाना चाहिए। यूनेस्को आ जाएगा तो फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स, BR, हियर द टर्म BR इज
बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व आप जाएंगे तो 1978 के अराउंड यूनेस्को ने किया था बायोस्फीयर रिजर्व्स। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 12 MAB हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, और 6 ऐसे हैं जो नॉन MAB हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात कर रहे हैं तो और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। नीलगिरी, नीलगिरी ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। और पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मन्नार, मन्नार विच इज इन द गल्फ ऑफ मन्नार भी जिसको बोलते हो। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया बायोस्फीयर रिजर्व्स का। जब एनवायरनमेंट की बात आएगी तो एनिमल्स की भी बात आएगी, मतलब ये एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हैं सारे। अभी तो बोरियल फॉरेस्ट पढ़ेंगे। चीता री इंट्रोडक्शन कब आया था? 17 सितंबर को। कहाँ से आया? नामीबिया से आया। अब जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसको अच्छे से देख लो और चीज़ों को पढ़ लो, क्योंकि ये सितंबर की न्यूज़ थी, ये अभी रिसेंट की है। और बायोस्फीयर डे भी मनाया गया था। बताना बायोस्फीयर डे कब मनाया गया था? नवंबर फर्स्ट वीक है बायोस्फीयर डे, नवंबर फर्स्ट वीक में। अब किस डेट को है, 1 2 3 4 5 कितने तारीख को है, ये बताना तुम्हारा काम, ठीक है। चीता का देख लिया, नामीबिया 8 चीता आए थे, 5 मेल 3 फीमेल, इस तरह से इसमें भी बांट लो। फिर उसके बाद नेशनल पार्क, कौन सा? सर कूनो नेशनल पार्क। कहाँ है कूनो नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में है। कौन सी रिवर है? कूनो रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है चंबल की। इतना देख लिया इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। अब एक बार और थोड़ा सा ब्रॉड करने की कोशिश करते हैं, इसको एक स्टेप और लेके जाते हैं। मतलब कोप 27 ये भी तो एनवायरनमेंट का ही कंसर्न है, और UNFCCC, ठीक है। और कोप 26 इसके साथ पढ़ोगे कोप 28, ठीक है। एनवायरनमेंट के ये 3 टॉपिक अभी आए। और तुम्हारे क्लैट ने पूछा भी तो था कि सर, जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर पे, और ये कौन सा था? चीता प्रोजेक्ट, चीता प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी इसमें और लेके जाते हैं अंडमान निकोबार। याद आया अंडमान निकोबार में क्या हुआ था रिसेंटली? अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट, निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखा था हम लोगों ने रिसेंटली। ये सभी इंसिडेंट्स हो चुके हैं। ये बस बोरियल फॉरेस्ट एक कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट के अंदर, जिसके अंदर मैं टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर रहा हूँ ताकि रिवीजन कर लो, अभी टाइम है रिवीजन करने का। अंडमान प्रोजेक्ट, फिर इसमें हम लोगों ने देखा था क्या फ्लोरा है और क्या फोना है। इन दोनों चीजों को भी अच्छे से देख लिया था। सर अब तो कुछ बचा ही नहीं। अरे अभी भी बचा है, रुक जाओ। इसमें और क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं? व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट, अभी इसमें हम लोग देखेंगे बायोटिक, बायोटिक एयरिड, ये सब सभी चीज़ों पे फोकस करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर उसके कुछ दिन पहले हम लोगों ने मैनग्रूव्स देखा था, मैनग्रूव्स। फिर मैनग्रूव्स के बाद सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा भी याद होना चाहिए। सुंदरबन में 2 चीज़ है, एक ट्री और एक डेल्टा, इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। फिर उसके बाद लास्ट एस्पेक्ट जो आएगा इसमें वो है एनिमल्स के बारे में। एक है तुम्हारा गंगैटिक डॉल्फिन, और गंगैटिक डॉल्फिन पे क्लैट ने क्वेश्चन पूछा, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो गंगैटिक डॉल्फिन। गंगैटिक डॉल्फिन के बाद आएगा एमोर फैल्कन, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक इसमें जो इम्पोर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट से आ जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, और उसको तो अच्छे से कवर कर लिया है। तो ये पूरा था जो एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इनका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स इन मच मोर डिटेल मैनर। अब आते हैं बोरियल फॉरेस्ट पे, जो हमारा मेन का टॉपिक है अभी का, ठीक है। बोरियल फॉरेस्ट पे आते हैं कि भाई बोरियल फॉरेस्ट में क्या आता है? सर ये सब चीजें तो बता ही दी। देखो बोरियल इकोसिस्टम होता है टाइगा इकोसिस्टम का पार्ट। तो टाइगा क्या होता है? जब ऐसे आते हो ना तो ऊपर पड़ता है टाइगा, फिर टुंड्रा वेजिटेशन, इस तरह से, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा, हाइट डिक्रीज होती जाएगी, तो वेजिटेशन अच्छी होती जाएगी। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड बायोम है। बायोम मतलब जहाँ पे बायो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा अच्छे से रह पाते हैं।
बायो मतलब जहाँ इकोसिस्टम प्रॉपर रहती है। बोरियल इकोजोन क्या होता है सर? बोरियल इकोजोन प्रिंसिपली 8 कंट्रीज में है। कनाडा ऑब्वियसली ऊपर वाले कंट्रीज जितने हैं ये तुम्हारे इक्वेटर से ऊपर, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूएस। बायोम का टेम्परेचर देखो 60 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री, 60-50 डिग्री नॉर्थ में ही जाना है, ऊपर ही जाना है। एवरेज टेम्परेचर देख लो -30 डिग्री फ़ारेनहाइट से 65 डिग्री। अब यूएस में गर्मी पड़ती है, कनाडा तो उस वाले पोर्शन में नहीं ना जहाँ पर ये है। अब बायोम, ये जो बोरियल बायोम है, टाइगा बायोम, ये ऊपर मिलेगी जहाँ पर ये टेम्परेचर होगा, उस पर्टिकुलर रीजन में मिलेगी। इंडिया में भी तो ऐसी जगह है जहाँ पर गर्मी कम पड़ती है, कश्मीर चले जाओ या फिर हिमालयंस रीजन में चले जाओ तो फिर वहाँ पर अपने आप दिख जाता है वो चीज़। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है, 4th एडिशन ऑफ इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी दिल्ली में स्टार्ट हुआ। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं आईलेट में डायरेक्टली। थीम क्या है 2 डे इवेंट का? बोर्ड रूम्स टू कम्युनिटी, ईएसजी, कार्बन न्यूट्रलिटी एंड ऑपरेशनल सेफ्टी, ग्रीन सॉल्यूशंस। कार्बन न्यूट्रलिटी से कार्बन बॉर्डर टैक्स याद होना चाहिए, जो हम लोगों ने कल ही देखा, यूरोपियन यूनियन ने इम्पोज करने की बात की थी, जिसको अपोज किया था बेसिक कंट्रीज ने। बताना कि ये बेसिक कंट्रीज कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। इंडियन केमिकल काउंसिल बना 1938 में। इंडियन केमिकल काउंसिल डेडिकेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री। ऑब्वियसली केमिकल काउंसिल है तो केमिकल इंडस्ट्री पे ही काम करेगा। अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑफ द एक्सपोर्ट लेना पड़ेगा। 2 इनिशिएटिव है, रिस्पॉन्सिबल केयर एंड नाइसर ग्लोब। अब यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब वापस एनवायरनमेंट वाले में ये जोड़ सकते हो, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया ये एनवायरनमेंट वाला, इसमें यूएनईपी भी एड ऑन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। यूनाइटेड एस्टैब्लिश इन 1972 है, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। अब आते हैं व्हाट नॉट टू बी मिस टॉपिक पे। ज़्यादा कुछ था नहीं आज पेपर में, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन जो फ्रंट पेज पे जो चीज़ें हैं वो आपने 5 से 6 बार पढ़ी है, उससे ज़्यादा ही बताया होगा मैंने उस पर। कोलेजियम सिस्टम, इस पे वापस से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा। कोलेजियम सिस्टम आई होप कि सबको पता होना ही चाहिए, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम 3 जजेस केस, इसको हम लोगों ने आई गेस 5 to 6 टाइम्स केवल कोलेजियम ही डिस्कस किया है। इजंट रिजर्वेशन फॉर द पुअर अ गुड थिंग, ये वाला जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट आया है इसको पढ़ो, बट इसको लिंक करो ईडब्ल्यूएस वाले जजमेंट से, ठीक है। और जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का जजमेंट नहीं देखा वो 7 नवंबर की वीडियो देखोगे, याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मंडल कमीशन, राइट। फिर उसके बाद देखा इंदिरा साहनी, ये जो बेसिक चीजें हैं ये पता होना चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लीगल के टॉपिक में भी फ्रेम होते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज पार्ट ऑफ द बेसिक ग्रुप, बता देना कौन सा है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हम लोगों ने कल देखा था, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इट्स कंप्लीटली ओके। हु वाज द प्रीवियस लीडर ऑफ G20 प्रायर टू द नरेंद्र मोदी हु टुक चार्ज लास्ट वीक, G20 से क्वेश्चन आया। फोर्थ, हु इज नैन्सी पेलोसी मोस्ट लाइकली सक्सेसर इन द यूएस, ये नैन्सी पेलोसी ने सारे कांड करवाए थे तुम्हारे ताइवान वाले, याद रखना है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर इट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।